हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ओके, जो ट्रांसपोर्ट नंबर है हमारा, उसको हम दो मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा यहाँ पे है हिट ऑफ मेथड। हिट ऑफ मेथड में जो इक्विपमेंट यूज में लिया जाएगा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हिट ऑफ मेथड में जो हम यूज में लेते हैं वो जो डायग्राम है उसका कुछ इस तरह से है। देखिए, यहाँ पे दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक तो हमारा होता है एनोडिक कंपार्टमेंट जहाँ पे माइनस प्लस चार्ज है, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये हमारा है कैथोडिक कंपार्टमेंट। ओके, बीच में आपका यू टाइप का एक नली लगा रहता है और यहाँ पे एनोडिक में आपका जो ये सेल है, इलेक्ट्रोड है, वो लगा रहेगा। यहाँ से वायर के थ्रू बाहर जाएगा, यहाँ पे वायर, और यहाँ जो है कैथोडिक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो दोनों कंपार्टमेंट है या फिर कहे ये तीनों कंपार्टमेंट जो है, एक तो एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट और ये यू शेप का जो कंपार्टमेंट है, ओके, यहाँ पे इसमें हम क्या कर देते हैं, AgNO3 का सॉल्यूशन भर देते हैं। क्या कर देते हैं, AgNO3 का सॉल्यूशन भर देते हैं किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का। ओके, तो AgNO3 का यहाँ पे मान लो कि हम सॉल्यूशन लेते हैं, कितना, मान लो n/10 ले लिया, ठीक है, हमें पता नहीं है पर ऐसे मान लेते हैं कि ले लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का AgNO3 का सॉल्यूशन इन तीनों कंपार्टमेंट में भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है एनोडिक, ये होता है सिल्वर वायर का। ये क्या होता है, ये होता है सिल्वर वायर का एनोडिक कंपार्टमेंट। इधर जो है यहाँ पर ये प्लेटिनम वायर का वायर होता है बीच में। पर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये जो प्लेट लगी हुई है, ठीक है, इस पर जो है वो सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो यूज होगा वो होगा आपका कैथोडिक इलेक्ट्रोड के रूप में। ओके, नीचे सबके देखो तो यहाँ पे स्टॉपर लगे हुए हैं। इसे खोलकर आप इसके अंदर का जो AgNO3 विलयन है वो बाहर निकाल सकते हैं। क्यों निकालना है वो बाद में देखेंगे। ओके, साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वायर है ये आगे जाके यहाँ पे यहाँ तक इससे जुड़ता है। ओके, फिर ये क्या है आपका, ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। हमने जो लास्ट क्लासेस पढ़ी है उनमें आपको डिटेल में पता होगा रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह क्या होते हैं। ओके, यहाँ से फिर आगे जुड़ा हुआ है अमीटर, जहाँ पे धारा की मात्रा चेक की जाती है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपका बैटरी है यहाँ पर, और ये है आपका सिल्वर वोल्टमीटर। ओके, तो ये है आपका सिल्वर वोल्टमीटर। अब यहाँ पे देखो कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे होता है कि ये सब कुछ तो सिस्टम आपने सेट कर लिया। इनिशियली जो है वो जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई है उस टाइम पे हम कहेंगे, अगर एनोडिक कंपार्टमेंट को ही मैं कंसीडर करूँ एक बार, तो एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले, क्योंकि अब तक तो हमने कोई धारा प्रवाहित नहीं की है, ठीक है। ये AgNO3 किस फॉर्म में रहता है, Ag प्लस और NO3 माइनस में। इस Ag को कहाँ जाना है, इस कैथोडिक इलेक्ट्रोड पे जाना है। NO3 को कहाँ जाना है, इस एनोडिक पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज। तो ऑपोजिट जो है वो चार्ज की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, पर जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूशन डाला है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइसिस अभी तक नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले आप एनोडिक कंपार्टमेंट से कोई 1 ग्राम सॉल्यूशन निकालते हैं, 1 ग्राम सॉल्यूशन निकालते हैं। उस 1 ग्राम सॉल्यूशन में जो AgNO3 का भार होगा, AgNO3 का भार होगा, वो कितना होगा, मान लिया कि AgNO3 का भार x ग्राम होगा, ठीक है। क्या, 1 ग्राम एनोडिक विलयन, या इसे एनोडिक सॉल्यूशन कह दूं मैं, यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, 1 ग्राम एनोडिक, 1 ग्राम एनोडिक, पूरा ही लिख देते हैं इसको, 1 ग्राम एनोडिक सॉल्यूशन, ठीक है। 1 ग्राम एनोडिक सॉल्यूशन में क्या है, AgNO3 का भार मान लो x ग्राम है। ओके, अब क्या हुआ, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले है x ग्राम। अब हमने क्या करवाया, मान लो इसमें धारा प्रवाहित हुई और अब AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, यानी कि आयंस में टूटा और अब ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हमने किया है यहाँ पे कि मैंने 1 से लेके 20 मिली एम्पियर की धारा पर प्रवाहित की। क्या, 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की लगभग
2 से 3 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित किए, उसके बाद रोक दिया। ठीक है, 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करने पर जितना इलेक्ट्रोलाइसिस होना था AgNO3 का और उसे जिस इलेक्ट्रोड पर मूव करना था और सिल्वर वोल्टमीटर में इन प्लेट्स पर जो है वो डिपोजिशन होना था वो हो गया होगा, जितना भी होना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि वापस से फिर इसको क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है, एनोडिक कंपार्टमेंट कंसीडर किया है, तो हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, एक बार एनोडिक कंपार्टमेंट 1 की ही बात करेंगे। तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया, यहाँ से हमने B ग्राम एनोडिक सॉल्यूशन निकाला, B ग्राम एनोडिक सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, B ग्राम एनोडिक सॉल्यूशन निकाला और फिर उसको जो है क्या किया, KCN के साथ टाइट्रेट किया, टाइट्रेट विद KCNS। ठीक है, इस B ग्राम एनोडिक सॉल्यूशन, ये एनोडिक सॉल्यूशन किसका है, AgNO3 का है। ठीक है, तो अब इस B ग्राम AgNO3 के सॉल्यूशन को, एनोडिक सॉल्यूशन को हमने किसके साथ टाइट्रेट करवाया, KCNS के साथ टाइट्रेट करवाया। ठीक है, अब टाइट्रेट हमने क्यों करवाया है, हमने जो है उस B ग्राम में AgNO3 की कंसंट्रेशन चेक करने के लिए टाइट्रेट करवाया। हम ज्यादातर टाइट्रेशन किस लिए करते हैं, कंसंट्रेशन निकालने के लिए करते हैं कि टाइट्रेशन के बाद जो है कितना प्रोडक्ट बना, उसकी कंसंट्रेशन वगैरह क्या है। तो यहाँ पर भी जो है हमने चेक करने के लिए KCNS के साथ टाइट्रेट कराया कि अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद AgNO3 की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, पता चल गई। उसके बाद हमें पता चला कि जो B ग्राम एनोडिक सॉल्यूशन था ना, ये B ग्राम एनोडिक सॉल्यूशन था, उसमें AgNO3 का जो बाहर निकला कंसंट्रेशन के बाद, जो AgNO3 का जो बाहर निकला वो किसके बराबर निकला, कितना निकला, वो Y ग्राम निकला बाहर। ठीक है, वो क्या निकला, Y ग्राम निकला। तो अब हम कह रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग में A ग्राम जो सॉल्यूशन था, ये पूरा सॉल्यूशन इस एनोडिक कंपार्टमेंट में जितना सॉल्यूशन है वो कितना है, A ग्राम, उसमें जो बाहर था वो X ग्राम था, और अब जो मैंने थोड़ा सा B ग्राम निकाला है उसमें बाहर रह गया है Y ग्राम AgNO3 का। तो जो स्टार्टिंग का जो पूरा सॉल्यूशन था एनोडिक कंपार्टमेंट में, उसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद AgNO3 का भार कितना रह गया होगा, क्योंकि हमने इस पूरे को तो निकाल के टाइट्रेट नहीं किया है ना। ठीक है, हमने कुछ भाग जो है, कुछ ग्राम निकाल के उसको KCNS के साथ टाइट्रेट किया है। तो यहाँ से अब हमें पता करना है कि वो जो कंप्लीट था स्टार्टिंग में, ठीक है, उस पूरे में इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद अब के AgNO3 का भार कितना होगा पूरे में। ठीक है, तो एनोडिक कंपार्टमेंट में कहने का मतलब ये है कि एनोडिक कंपार्टमेंट के आसपास इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद अब कैसे ये AgNO3 का भार कितना रह गया है। ठीक है, यही कहना चाहते हैं हम। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है फॉर्मूला जो आप बचपन में बहुत यूज करते होंगे स्कूल में, कि यहाँ पे देखो, ये अगर B ग्राम में जो AgNO3 का भार है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, B ग्राम में AgNO3 का भार है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद Y ग्राम, तो A ग्राम में इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद AgNO3 का भार कितना होगा, भार कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको लिखते हैं हम Y बाय B इंटू A, यही होगा ना। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, मान लो ये होगा हमारा जो रिजल्ट आएगा, मान लो कि X ग्राम, यानी कि इस A ग्राम में इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद AgNO3 का जो भार है वो कितना रह गया, X ग्राम रह गया। ठीक है, अब जो है हम कहेंगे कि फिर कमी कितनी हुई, इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले कितना था, इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले इस A ग्राम में भार था AgNO3 का X ग्राम, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद AgNO3 का भार हो गया Z ग्राम A ग्राम सॉल्यूशन में, तो कमी कितनी हुई। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एनोड के
चारों तरफ, एनोड के चारों तरफ सांद्रता में कमी हो रही है बेसिकली, ठीक है। सांद्रता, चारों तरफ सांद्रता में AgNO3 की सांद्रता में, AgNO3 की सांद्रता में कमी कितनी हुई? सांद्रता में कमी हुई x माइनस जेड की, x माइनस जेड ग्राम की कमी हुई एनोडिक कंपार्टमेंट में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है फॉर्मूला, जो हमने अभिगमनांक वाले पढ़े हैं। इसके बाद मैंने फेराडे लॉ पढ़ाया था, तो वहां से सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। देखो नॉर्मली ये फॉर्मूला आपने जब मैंने फेराडे पढ़ाया था तो उससे रिलेटेड है, वहां पे आपको पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे मैं वो लिख रही हूँ कि विद्युत अपघटित AgNO3 यानी कि जो AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है उसका कुल भार, AgNO3 का कुल भार, जो टोटल इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है AgNO3 का, जितना भार का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है वो, ठीक है। और वोल्टामीटर में निक्षेपित AgNO3, वोल्टामीटर में निक्षेपित, ये मैं बताऊंगी अभी क्या है ये, ठीक है। निक्षेपित Ag का भार, ठीक है, जो कि किसके बराबर है? AgNO3 के तुल्यांकी भार, ये हमने फेराडे में पढ़ा था। AgNO3 का तुल्यांकी भार अपॉन Ag का तुल्यांकी भार, यही होता है, ठीक है। Ag का तुल्यांकी भार। फेराडे लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिपोजिशन होता है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जितने भी भार का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके तुल्यांकी भार के। या फिर जो डिपोजिशन होता है या फिर जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके जो विद्युत की मात्रा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये पढ़ा था हमने फेराडे लॉ में। फेराडे लॉ का फर्स्ट लॉ ये था और सेकेंड लॉ ये था, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं। अब आपको यहाँ पे हो रहा होगा कि वोल्टमीटर में निक्षेपित Ag का भार मतलब क्या? तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको सिल्वर वोल्टमीटर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ से जितने भी Ag पास होते हैं ना, जितने भी Ag के आयन पास होते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाना चाहते हैं? वो बेसिकली जाना चाहते हैं इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में। कहाँ जाना चाहते हैं? इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। वहां से फिर ये जो है, ये जो सिल्वर भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन पास होगा यहाँ से, तो यहाँ पे जो Ag प्लस थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा? इन इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाएगा, इन इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा, लग जाएगा। तो यहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि कितना Ag यहाँ पे निक्षेपित हुआ है। क्लियर? तो यही है निक्षेपण का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटा है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गया तो है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आगे से आगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके AgNO3 को निक्षेपित करवा देता है। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो ये था कि निक्षेपित Ag का भार यहाँ से आया है। फाइन, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया हमारे पास ये, ठीक है। ओके फाइन, ये हमारे पास रहा। ओके, अब जो है हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है कि विद्युत अपघटित AgNO3 का कुल भार, कि यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट में कितना AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है। ठीक है, कितना AgNO3 का, क्योंकि आयंस तो हमें नहीं दिख रहा है ना, हमें जो यहाँ पे निक्षेपण हुआ है वो दिख रहा है कि इतना ग्राम यहाँ पे निक्षेपण हो चुका है। ठीक है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है जो हमने ये लिखा है, ठीक है, इसी को यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये मान लो कि वोल्टामीटर में निक्षेपित कुल भार कितना है, मान लो ये W के बराबर है। किसके बराबर है? W के बराबर। AgNO3 का जो क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है वो 170 होता है, और Ag का जो तुल्यांकी भार होता है 108 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये भार पता चल गया, तुल्यांकी भार हमें पता ही होता है। तो यहाँ से फिर हम जो है वो एनोड के चारों तरफ जो AgNO3 का, उसका कितना इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, वो कितना AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, उसका कुल भार हम यहाँ से कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि विद्युत अपघटित AgNO3 का कुल भार, विद्युत अपघटित AgNO3 का कुल भार। ठीक है, नीचे जो था हमारा क्या W था, वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ तुल्यांकी भार के इधर आ जाएगा बराबर के, तो मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इसको मल्टीप्लिकेशन में, तो रिजल्ट क्या आया, ये हो गया हमारा 170 तो AgNO3 का भार था और तुल्यांकी भार था, ये 108 जो है Ag का था और इधर क्या लग गया, W लग गया, जो कि क्या है, जो कि हमारा कुल विद्युत अपघटित वोल्टमीटर पे निक्षेपित Ag का कुल भार है। अब इसको आप डायरेक्ट जो है बराबर मान सकते हो, ये विद्युत अपघटित AgNO3 का कुल भार को आप लिख सकते हो, ये मान लो आपका स्मॉल w है, इसको आप W के बराबर मान सकते हो। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है, पूरा खेल हम कर क्यों रहे हैं, ये कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए। ओके, तो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज, जब मैंने ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ाया था आपको तो बताया था, तो वो फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज में आएगा। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको किसके लिए निकालना है, Ag के लिए निकालना है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला होगा एनोड के चारों तरफ AgNO3 की सांद्रता में कमी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है और आयंस जो है मूव किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे Ag की तो कमी हो ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे Ag की तो कमी हो जाएगी, तो ओवरऑल इस एनोडिक कंपार्टमेंट में ये जो आपका इलेक्ट्रोड था, इसके आसपास जो है वो कंसंट्रेशन में भी तो कमी होगी। तो एनोड के चारों तरफ AgNO3 की सांद्रता में कमी, जो मैंने रिलेटिव स्पीड पढ़ाया था आयंस में, वहाँ डिटेल में पढ़ाया था कि किस तरह से एक होता है मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, आयंस का। ओके, ये है फॉर्मूला। नीचे लिखेंगे हम विद्युत अपघटित AgNO3 का कुल भार, विद्युत अपघटित AgNO3 का कुल भार। ओके, तो एनोड के चारों तरफ कंसंट्रेशन में कितनी कमी हुई है और विद्युत अपघटित AgNO3 का कुल भार कितना है, ये पता करने के लिए हम ये पता करने के लिए हमने जो भी फॉर्मूले या कैलकुलेशन करनी थी वो हम कर चुके हैं। तो विद्युत अपघटित AgNO3 का कुल भार हमने यहाँ से निकाल लिया था स्टार्टिंग में, ये W के बराबर था। ठीक है, कैसे निकाला मैंने बता दिया। इसके बाद एनोड के चारों तरफ जो है AgNO3 की कंसंट्रेशन में कमी भी हमने निकाल दिया था। वो कमी किसके बराबर थी, ये रही कमी X माइनस जेड, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो बस ये लिख देना है आपको यहाँ पे कि क्या आएगा, T, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर को स्मॉल t से Ag प्लस का निकालना है, और ये कमी कितनी थी, X माइनस जेड थी अपॉन W। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोर्ट नंबर किसके लिए, ये हुआ ट्रांसपोर्ट नंबर Ag प्लस आयन के लिए। अब इसी तरह से जब मैंने ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था कि T प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 होता है। T प्लस T माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि ये T प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 होता है। और किसी एक का आपने निकाल लिया है तो आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसका निकाल लिया है, T का तो निकाल लिया। अब मुझे इसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, T माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस T प्लस, यही तो करूंगी। ठीक है, तो T माइनस यहाँ पे क्या है, दूसरा आयन था हमारा NO3 माइनस। ओके, और किसमें से हुआ ये, 1 माइनस X माइनस जेड बाय W। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, Ag प्लस का भी निकाल लिया आराम से ट्रांसपोर्ट नंबर, और यहाँ से आपने जो है
NO3 माइनस के लिए भी निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हिटॉफ मेथड को यूज करते हुए आप ट्रांसपोर्ट नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।